Your subject is International Business Management and today's topic is Foreign Exchange Market. आज आपका जो टॉपिक है वो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है। इसके अंदर हम पहले तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद इसके टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट हम पढ़ेंगे कि क्या क्या टाइप्स होते हैं आपके फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के। उसके बाद कुछ फैक्टर्स होते हैं जो आपके फॉरेन एक्सचेंज रेट को अफेक्ट करते हैं, हम उनके बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट रेट आपका क्या होता है। बेसिकली क्या होता है कि जब हम इंटरनेशनली ट्रेड के लिए जाते हैं तो वहां पर क्या होता है कि जो आपकी डिफरेंट कंट्रीज होती हैं, मे बी आपकी डोमेस्टिक कंट्री होती है और आपकी जो इंटरनेशनल कंट्रीज होती हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि सबकी करेंसीज जो है आपकी अलग अलग होती है। जैसे हम इंडिया की करेंसी की बात करें तो इंडिया की करेंसी क्या है, आपकी रुपीज में है, ठीक है। अमेरिका की बात करें यूएस डॉलर में है, आप यूके की बात करें वहां पर पाउंड में है। तो जो जितने भी डिफरेंट कंट्रीज हैं उनकी जो आपकी करेंसी है, ठीक है, वो आपकी डिफरेंट है, वो अलग अलग है, ठीक है। तो जब हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं और जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज हम एक्सचेंज करते हैं तो उसे हम जब उसे एक्सचेंज करते हैं तो क्या होता है कि जो भी आपकी ट्रेड होती है वो मॉनेटरी टर्म में होती है, ठीक है, मनी के टर्म में होती है। लेकिन होता क्या है, हमारी करेंसी अलग है, उनकी करेंसी अलग है। तो जब वो चीजें आपकी एक्सचेंज होती हैं जिस भी पर्टिकुलर रेट पर, कि भाई हमने क्या, हम तो इंडियन रुपीज के हिसाब से पैसा देंगे, ठीक है, वो हमसे क्या लेंगे, वो हमसे यूएस डॉलर के हिसाब से पैसा लेंगे, ठीक है। तो जिस भी पर्टिकुलर रेट पर आपकी करेंसी एक्सचेंज होती है, जिस भी पर्टिकुलर रेट पर आपकी करेंसी एक्सचेंज होगी उसे आप बेसिकली फॉरेन मार्केट एक्सचेंज रेट आप कहोगे। जैसे कि क्या, $1 है, $1 की कीमत आपकी कितनी चल रही है, $1 की कीमत चल रही है 74 रुपीज के लगभग। तो यदि आप अमेरिका से कुछ सामान आप मंगाते हो, ठीक है, आपने सपोज करो $10 का वो आपने इंपोर्ट किया, तो आपको $10 के अगेंस्ट जो है कि 74.1 रेट आपका चल रहा है, तो आपको कितने रुपीज वहां पर देने पड़ेंगे, आपको 740 के अराउंड आपको रुपीज वहां पर पे करने होंगे। तो वहां पर आपने एक्सचेंज रेट कितने पर किया है कि 74.1 रुपीज पर आपने वहां पर एक्सचेंज किया है, ठीक है। तो यही होता है आपका फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर आप जिस भी रेट पर जो करेंसी आपकी एक्सचेंज होती है उस रेट को आप एक्सचेंज रेट कहते हो। ये इसमें सिंपली लिखा हुआ है कि क्या होता है कि दिस मार्केट डिटरमाइंस फॉरेन एक्सचेंज रेट फॉर एवरी करेंसी। मतलब जितनी भी करेंसी होती है, ठीक है, सबके लिए फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर आपका रेट डिटरमाइन होता है कि यूएस डॉलर के लिए क्या होगा, ऑस्ट्रेलियन डॉलर के लिए क्या होगा, इंडियन रुपीज के लिए आपका क्या होगा, इसके अलावा दिनार के लिए आपका क्या होगा, जो आपकी दिनार मुद्रा है, या पौंड के लिए आपका क्या होगा। तो वो सब चीजें कहां पर आती हैं, आपकी एक्सचेंज मार्केट के अंदर आती हैं। और जिस भी रेट पर करेंसी आपकी एक्सचेंज होती है उसे आप सिंपल फॉरेन एक्सचेंज मार्केट रेट कहते हो, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि भाई कौन कौन से टाइप्स आपके होते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट के, कि किन क्या जो हम एक्सचेंज रेट करते हैं या जो हम करेंसी एक्सचेंज करते हैं उनके आपके कौन कौन से टाइप्स आपके होते हैं, ठीक है। एक क्या है कि जैसे इसमें सबसे पहला क्या है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट आपका क्या होता है कि जहां पर आप जो करेंसी को एक्सचेंज करते हो बिटवीन टू कंट्रीज, वहां पर आप उस रेट को फिक्स करके आप चलोगे कि भाई हमें क्या करना है आगे इतने टाइम तक या इस समय तक या जो भी है कि हमें 74 रुपीज जो हमारे रुपीज की वैल्यू है और आपके डॉलर की वैल्यू है, तो हम आगे इतने टाइम पर इसी अमाउंट पर एक्सचेंज करके चलेंगे। तो जब आपका एक्सचेंज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट क्या होता है कि जहां पर आपका ये जो प्राइसिंग होती है करेंसी की जो वैल्यू होती है या जो आपका एक्सचेंज रेट होता है वो जब फिक्स रहता है तो उसे आप क्या कहोगे, उसे आप फिक्स्ड एक्सचेंज रेट कहते हो, ठीक है। अब उसके बाद सेकंड आता है आपका फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को आप फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट भी आप कहते हो। इसे आप क्या कहते हो, इसे आप फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट भी आप कहते हो, जो आपका फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट होता है। तो जहां पर क्या होता है कि
कि जो आपका रेट होता है, ठीक है, जो आपको करेंसी एक्सचेंज करते हो वो रेट आपका क्या होगा, वो फ्लेक्सिबल और फ्लोटिंग होता रहेगा। जैसे जैसे मार्केट में कि भैया आज के दिन 74 रुपीज है, कल के लिए 74.30 रुपीज हो गया, परसों के लिए वो 73.90 हो गया, ठीक है। तो जिस भी रेट पर जिस भी दिन आप डीलिंग करोगे, जिस भी दिन आप करेंसी एक्सचेंज वहां पर करोगे बिटवीन द कंट्रीज, तो वहां पर जो है उसी दिन का रेट वहां पर आपका लगेगा। तो उसे हम बेसिकली क्या कहते हैं, फ्लोटिंग या फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, जिसे हम चेंज करते रहते हैं, जो आपका एक तरीके से क्या होता है, आपका चेंजेबल होता है, ठीक है। इसके बाद थर्ड वन आता है आपका फॉरवर्ड रेट। थर्ड क्या है आपका, फॉरवर्ड रेट। फॉरवर्ड रेट क्या होता है कि भाई हमारी डील हुई, ठीक है, हमारी बिजनेस डील हुई एक्सपोर्ट या इंपोर्ट की, तो हमने क्या कहा कि भाई डील हुई कि हम पेमेंट चाहे ए कंट्री चाहे बी कंट्री चाहे एक्सपोर्टर या इंपोर्टर जिसे भी पेमेंट करना है, उसने क्या कहा कि भाई मैं पेमेंट जो है 1 महीने बाद पेमेंट करूंगा या 15 दिन बाद पेमेंट करूंगा या 20 दिन बाद पेमेंट करूंगा। उस टाइम पर जो भी रेट आपका वहां पर एक्सचेंज रेट चलेगा, उस एक्सचेंज रेट के हिसाब से मैं वहां पर करेंसी को एक्सचेंज कराऊंगा, ठीक है। तो वहां पर क्या होगा, जो फॉरवर्ड रेट होता है उसे हम आगे एक तरीके से फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है कि भाई 1 महीने बाद जो भी हमारा रेट होगा हम उसी रेट पर जो है करेंसी को एक्सचेंज करके चलेंगे, ठीक है। सही है, डील आज आपके बीच में आ गई है, लेकिन आपने सिंपल क्या कहा है कि भाई 1 महीने बाद जो भी आपका रेट होगा उसी रेट पर हम अपनी जो करेंसी होगी उसे वहां पर एक्सचेंज करके चलेंगे। तो उसे आप बेसिकली उसे क्या कहते हो, आप फॉरवर्ड रेट, क्या कहते हो, फॉरवर्ड रेट। तो आपने ये आपके 3 टाइप्स हो गए, पहला आपका फिक्स्ड, सेकंड आपका फ्लोटिंग, थर्ड हुआ आपका फॉरवर्ड रेट। इसके बाद आपका फोर्थ वन जो आता है वो आता है स्पॉट रेट। स्पॉट रेट क्या होता है कि जो रेट ऑन द स्पॉट होता है, ठीक है। आपने आज डील की, आपने बिजनेस डील की और आपने कहा कि मैं पेमेंट आज को आपको आज ही करना है, तो आपने क्या किया कि जो आज का आपका रेट है उसी रेट पर आपकी करेंसी वहां पर एक्सचेंज होगी ऑन द स्पॉट। ऑन द स्पॉट क्या, ऑन द स्पॉट जो भी रेट होगा उसी रेट पर आपकी करेंसी वहां पर आज एक्सचेंज होगी, ठीक है। तो वो होता है आपका नॉर्मली स्पॉट रेट, क्लियर है। इसमें नेक्स्ट आता है आपका ड्यूअल एक्सचेंज रेट। ड्यूअल एक्सचेंज रेट क्या होता है कि यहाँ पर आपकी डोमेस्टिक कंट्री और आपकी जो इंटरनेशनल कंट्री है, ठीक है, आपकी डोमेस्टिक कंट्री और जो आपकी इंटरनेशनल कंट्री है, वो दोनों क्या करेंगे, अपना अपना एक्सचेंज रेट यहाँ पर सेट करके चलते हैं। कैसे कि भाई सपोज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो जो हमसे पैसा लेंगे अपने एक्सचेंज रेट के हिसाब से लेंगे, जो हमने सेट किया हुआ है। वो इंपोर्ट हमारे यहाँ पर कर रहे हैं, तो वो अपने रेट के हिसाब से जो है वहां पर करेंसी को एक्सचेंज करके चलेंगे। तो ये बेसिकली आपका नॉर्मली होता है ड्यूअल एक्सचेंज रेट। तो ये तो बात होगी इसके कि आपके कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं आपके एक्सचेंज रेट के। तो जिसमें आपने फिक्स्ड पढ़ा, नॉर्मली आपको पता है, फ्लेक्सिबल या फ्लोटिंग आपने पढ़ा, ठीक है। इसके अलावा आपने फॉरवर्ड रेट पढ़ा, ठीक है, आपने ड्यूअल रेट पढ़ा और लास्ट वन आपने क्या पढ़ा वहां पर जो आपका ड्यूअल रेट है। अब हम बात करेंगे कि भाई कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो फॉरेन एक्सचेंज रेट को अफेक्ट करते हैं, या कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं कि जब हम फॉरेन एक्सचेंज करते हैं तो वो रेट को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। उसमें बेसिकली होता क्या है, हम बात करेंगे फैक्टर्स की। तो सबसे पहला आपका फैक्टर आता है इन्फ्लेशन रेट्स। पहला फैक्टर जो अफेक्ट करेगा एक्सचेंज रेट को, इन्फ्लेशन रेट्स। इन्फ्लेशन रेट्स का मतलब क्या है कि भाई चेंजेस इन मार्केट इन्फ्लेशन कॉज चेंज इन करेंसी एक्सचेंज रेट। ए कंट्री विद अ लोअर इन्फ्लेशन रेट देन अनदर विल सी एन एप्रिसिएशन इन वैल्यू ऑफ इट्स करेंसी। देखो बेसिकली क्या होता है कि जब हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं, इन्फ्लेशन मीन्स बेसिकली क्या होता है कि आपकी महंगाई होती है, इन्फ्लेशन मीन्स। तो वहां पर क्या होता है कि भाई आपने नॉर्मली देखा होगा जिस कंट्री में जितनी ज्यादा महंगाई वहां पर होगी
तो नॉर्मली क्या होता है कि वहां की इकोनॉमी जो होती है वो इतनी ही ज्यादा वहां पर डाउन होती है। अब क्यों होती है? इन्फ्लेशन के अंदर नॉर्मली क्या होता है कि जो आपकी करेंसी होती है, ठीक है, जो आपकी करेंसी की परचेजिंग पावर होती है वो उसकी डिक्रीज होती चली जाती है इन्फ्लेशन के अंदर। अब कैसे कि भाई सपोज करो आप कोई भी प्रोडक्ट पहले 100 रुपीज के जी आप परचेज कर रहे हो, ठीक है, अब वो उसका रेट बाद में जाकर कितना हो गया, जैसे इन्फ्लेशन बढ़ा, जैसे महंगाई बढ़ी, वो उसका रेट हो गया आपका 150 रुपीज पर केजी, 150 रुपए पर केजी आपका रेट हो जाता है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि पहले वही चीज आपकी 100 रुपए में 1 किलो आ रही है और अब वही 1 केजी जो आपका प्रोडक्ट है वो आपके कितने रुपीज में आ रहा है, वो आपका आ रहा है 150 रुपीज में। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आपकी जो करेंसी की परचेजिंग पावर है, करेंसी की जो परचेजिंग पावर है या करेंसी की जो परचेजिंग वैल्यू है वो वैल्यू आपकी यहाँ पर क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो जो इन्फ्लेशन रेट चलता है जिस भी कंट्री के अंदर वो आपके एक्सचेंज रेट को अफेक्ट करके चलेगा। सेकंड है इसमें इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट क्या होता है कि इसमें आपने इसमें लिखा हुआ है कि चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट अफेक्ट करेंसी वैल्यू एंड डॉलर एक्सचेंज रेट। अब आप पहली बात तो ये समझिए कि जितना भी इंटरनेशनली नॉर्मली बिजनेस होता है उसमें जो सबसे ज्यादा जो आपका बिजनेस होता है वो आपका यूएस डॉलर में आपका बिजनेस होता है, ठीक है। किसमें होता है? आपका यूएस डॉलर में आपका सबसे ज्यादा बिजनेस होता है, ठीक है। उसके बाद होता है और अदर करेंसी में भी होता है, जैसे पाउंड में भी आपका बिजनेस होता है या अदर जो भी आपकी करेंसी है, लेकिन सबसे ज्यादा जो आपका बिजनेस होता है वो किसमें होता है, वो आपका यूएस डॉलर के अंदर होता है, ठीक है। तो जब हम इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं तो जो भी इंटरेस्ट रेट है कम है या ज्यादा है, ठीक है, तो वो सीधा किसको अफेक्ट करेगा, वो आपके फॉरेन एक्सचेंज रेट को भी वो अफेक्ट करके चलेगा। नॉर्मली होता है कि भाई आप फॉरेन एक्सचेंज की बात में ना करो, सिंपली आप बात करो कि जब जो इंटरेस्ट रेट बढ़ता है या घटता है तो उसका सीधा इफेक्ट हर चीज के ऊपर पड़ता है और इसी तरह जो आपका फॉरेन एक्सचेंज होता है उसके ऊपर भी आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो इफेक्ट डाल के वहां पर चलता है, ठीक है। इसके बाद आपका थर्ड पॉइंट आता है कंट्रीज करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट। बीओपी बेसिकली क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट या कंट्री का करंट अकाउंट, जिसमें क्या करते हैं हम ईयरली कैलकुलेशन करते हैं बीओपी के अंदर कि भाई हमारा जो कंट्री है उसने ईयरली कितने रुपए का इंपोर्ट किया और कितने रुपए का एक्सपोर्ट किया। तो जब हम बीओपी की बात करते हैं तो बीओपी का मतलब क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में 3 कंडीशंस होती हैं। एक होती है कि आपका बीओपी सरप्लस होता है, दूसरी कंडीशन क्या होती है कि जो आपका बीओपी वो होता है इक्विलिब्रियम होता है, थर्ड क्या होती है कि जो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है या बीओपी है वो आपका डेफिसिट होता है, ठीक है। अब यदि सरप्लस है तो सरप्लस के अंदर क्या होगा कि आपने एक्सपोर्ट 1.5 लाख करोड़ रुपए का किया और इंपोर्ट किया आपने कितने का, 1,40,000 करोड़ रुपए का। तो मीन्स आपने अपना प्रोडक्ट ज्यादा अमाउंट का दूसरे कंट्रीज में भेजा है और दूसरे कंट्रीज से आपके यहाँ पर कम आया है। तो वहां पर क्या होता है कि उससे हमारी इकोनॉमी भी स्ट्रॉन्ग होती है, हमारी जो करेंसी की वैल्यू है वो भी वहां पर जो है स्ट्रॉन्ग होती है और साथ के साथ हमारी इकोनॉमी सरप्लस में चलती है। इक्विलिब्रियम क्या होता है कि भाई जितने का एक्सपोर्ट किया और जितने का इंपोर्ट किया दोनों यदि बराबर हैं तो आपका बीओपी नॉर्मली क्या होगा, आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट वहां पर इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है। थर्ड आता है डेफिसिट। डेफिसिट में क्या है कि आपका एक्सपोर्ट कम है और इंपोर्ट ज्यादा है, तो वहां पर आपका बीओपी क्या हो जाएगा, बीओपी डेफिसिट हो जाएगा। तो आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, जो करेंटली आपके कंट्री का बीओपी चल रहा है वो भी एक्सचेंज रेट को अफेक्ट करता है। आपके लिए सरप्लस है तो आपके लिए आपकी करेंसी के लिए बेनिफिशियल होगा, आपको कम अमाउंट पे करना पड़ेगा दूसरे कंट्रीज को, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी जो फॉरेन करेंसी है वो भी आपके पास आई हुई है, ठीक है। क्यों आई है, क्योंकि आपने ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट वहां पर किया है। नेक्स्ट है आपका 4 गवर्नमेंट डेब्ट। गवर्नमेंट डेब्ट बेसिकली क्या होता है, उसे आप नेशनल डेब्ट भी कहते हो कि जो सरकार के ऊपर कर्जा होता है, सरकार के ऊपर एक तरीके से लोन्स होते हैं,
उसे आप गवर्नमेंट डेब्ट कहते हो, ठीक है। गवर्नमेंट डेब्ट बेसिकली क्या होता है, सरकार उधारी करती है। कब उधारी करती है, उसमें यही सेम कंडीशन है कि गवर्नमेंट की इनकम कम हो रही है, रेवेन्यू कम हो रहा है, लेकिन एक्सपेंडिचर जो है आपकी गवर्नमेंट का ज्यादा चल रहा है, ठीक है। एक्सपेंडिचर उसका गवर्नमेंट का ज्यादा बढ़ रहा है, तो उसमें क्या होता है कि जो आपकी गवर्नमेंट होती है वो आपकी डेब्ट हो जाती है। गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा उधारी लेती है, अब ज्यादा से ज्यादा उधार आप लोगे तो उसका मीन्स क्या है, सीधे सीधे कि आपकी इकोनॉमी कहीं ना कहीं डाउन जा रही है, तो उसका सीधा इफेक्ट कहां पर पड़ता है, जो फॉरेन एक्सचेंज रेट आपका होता है, ठीक है। लास्ट है इसमें टर्म्स ऑफ ट्रेड। टर्म्स ऑफ ट्रेड का मतलब क्या है कि जब आप जिन कंट्रीज के साथ आप ट्रेड कर रहे हो उनके साथ आपने फॉरेन एक्सचेंज के लिए क्या टर्म्स और कंडीशंस आपने सेट की है। जैसी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी कि सपोज करो ए कंट्री के साथ आपकी अलग है, बी कंट्री के साथ अलग है, सी कंट्री के साथ आपकी अलग है, तो वो उसी के हिसाब से आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट वहां पर घटेगा और आपका वो इंक्रीज होगा और डिक्रीज होगा। इसके बाद इसमें लास्ट वन है वो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस भी क्या होती है कि जैसे नॉर्मली क्या होता है कि जो अदर कंट्रीज हैं वो भी ये देखते हैं कि भाई इनके यहाँ पर इनका पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट क्या है, कि ये तो नहीं है कि सरकार आ रही है 6 महीने में फिर सरकार बदल रही है, ठीक है, गवर्नमेंट चेंज हो रही है, या 1 साल में फिर गवर्नमेंट चेंज हो रही है, 2 साल में गवर्नमेंट चेंज हो रही है, तो वहां पर वो क्या हो रहा है कि वो पॉलिटिकल आपका अनस्टेबिलिटी क्रिएट होती है। तो वो यहाँ पर जब हम एक्सचेंज रेट की बात करते हैं तो वहां पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी देखी जाती है, पॉलिटिकल वो साथ के साथ परफॉर्मेंस भी वहां पर देखी जाती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि गवर्नमेंट स्टेबल है तो दूसरे रिस्क ले सकते हैं एक्सचेंज रेट में, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि भाई कंटिन्यूली यहाँ पर चेंज हो रहा है, हो रही है चीजें, और यदि उन्हें लगता है कि भाई यहाँ तो बहुत ज्यादा चेंजेबल है, बहुत ज्यादा गवर्नमेंट जो है अनस्टेबल है, तो वहां पर फिर आपको जो है एक्सचेंज रेट उससे आपका अफेक्ट हो सकता है, ठीक है। थैंक यू।